नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर जो गहमागहमी एक तरीके से चल रही थी, उनकी तारीखों का ऐलान आज हो गया है और सस्पेंस खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा उपचुनाव देश भर में और 2 लोकसभा उपचुनाव भी इसी दरमियान कराए जाएंगे। इनका भी ऐलान कर दिया गया है। इसमें एक नांदेड़ लोकसभा है और एक बहुचर्चित वायनाड लोकसभा है, जहां के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, मतलब थे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसको कहा जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव करा दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही महाराष्ट्र का भी चुनाव कराने की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त ये ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष लगातार इस पर हमले कर रहा था कि सत्ता पक्ष दबाव डाल रहा है आयोग पर कि वो अभी इन 2 राज्यों, जो बड़े राज्य हैं, इनमें चुनाव ना कराए। भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में है और कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन झारखंड में सत्ता में है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन या दल को 145 सीटें चाहिए। झारखंड में 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की दरकार रहती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, 288 सीटें एक चरण में। आप समझ सकते हैं, कई राज्यों में 9-9, 8 चरणों में चुनाव हुए। लंबे चुनाव शेड्यूल को लेकर इस बार चुनाव आयोग को विपक्ष और आम लोगों ने भी कटघरे में खड़ा किया। तो महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव के लिए 20 नवंबर ही एक तारीख है और 20 नवंबर को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। इसमें राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चूँकि वहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए 2 खंडों में से बांटा गया है। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही आएंगे 23 नवंबर को। राज्यों के नतीजे के साथ साथ जो 48 विधानसभा और 2 लोकसभा की सीटें हैं, उनकी भी जो वोटिंग है वो 13 नवंबर को की जाएगी। और इसमें केदारनाथ है और एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर जो अयोध्या में है, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। इसको लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और बवंडर मचा हुआ है। अपने अपने तरीके से लोग इसे कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और कहा कि जो लोग हार गए हैं वो इसीलिए मैदान से भाग रहे हैं। अखिलेश यादव का यह ट्वीट है, जिसने जंग टाली है समझो वो जंग हार गया है, यानी कि समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव ना घोषित करने को लेकर यह बात कही है। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो तकनीकी बात ये सामने आई है, कही जा रही है कि ये अवधेश प्रसाद 2022 में वहाँ से विधायक थे, जो मौजूदा सांसद हैं, और उन्होंने जो हलफनामा बनवाया था जिस वकील से, उस वकील का लाइसेंस ही एक्सपायर हो गया था। इस मसले को लेकर पूर्व विधायक गोरखनाथ ने हाई कोर्ट में एक याचिका कर रखी है। इस वजह से चुनाव नहीं कराया गया या चुनाव की घोषणा नहीं हुई उपचुनाव की। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गोरखनाथ जो पूर्व विधायक हैं, उनके वकील ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव जो अन्य 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सभी में उपचुनाव की तरह ही मिल्कीपुर का उपचुनाव कराए। वह जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेंगे। तो अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लेने के बाद मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा। अपने अपने तरीके से दावे हैं, अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से पूरा एक सिनेरियो खिंच गया है। एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हैं वो घोषित हो गए हैं और अब अपने अपने दांव हैं। चुनावी जो ऐलान हुआ है उसके बाद अपने अपने दांव लोगों ने चलने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन और गठबंधनों के बीच में जो भी है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे की बात हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज मंथन में हम बात करेंगे राज्यों में चुनाव अपने अपने दांव।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चुनावों का ऐलान किया। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd, along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई 23 नवंबर को सारे परिणाम, उपचुनाव के भी परिणाम और इन दोनों राज्यों के परिणाम आ जाएंगे। अब एक बात यह कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर गेम चेंज कर दिया है, इसके बाद से जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो बदला नजर आ रहा है। ऐसा फील किया जा रहा है। क्या ये परिदृश्य जो हरियाणा में बदला है, इसका असर झारखंड और महाराष्ट्र में भी पड़ेगा? यहाँ भी इंडिया गठबंधन मानसिक दबाव में रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन ने जो जीती हैं वो 30 सीटें जीत ली हैं और एनडीए को केवल 17 सीटें मिली हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र के 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30, और इनमें कुल मिला कर अगर देखा जाए तो बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना को 7 सीटें और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। भाजपा को 23 सीटों का भारी नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र का चुनाव, जहां विधानसभा सीटों की भारी संख्या है और इस वक्त उसके विधायकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, 117 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सरकार में है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछली बार 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ी थी और एक अच्छा खासा मैंडेट लेकर आई थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों से वो दबाव में है। उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर को छोड़कर जो 9 सीटें हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा होंगी। बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, सरकार की अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, लेकिन योगी जी इस तरह की अग्नि परीक्षाएं देते रहते हैं बीच बीच में। कभी चुनाव के जरिए, कभी उनके पार्टी के नेता उनकी अग्नि परीक्षा लेते रहते हैं, कभी जो पार्टी के अंदर गुटबाज नेता हैं वो भी योगी जी की अग्नि परीक्षा, और मैं तो कहूँगा अग्नि परीक्षा से ज़्यादा उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि योगी जी जरा कड़क स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो उनके अगर वो धैर्य धारण करे हुए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। झारखंड में क्या जेएमएम और कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने इधर काफ़ी जोर लगाया है और जो चंपई सोरेन बड़े खास कहे जाते थे, शिबू सोरेन के मित्र हेमंत सोरेन, जिन्हें चाचा चंपई चाचा कहते थे, वो उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी खेमे में शामिल हो गए। हालांकि जो झारखंड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन का जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी चंपई सोरेन के जाने के बाद जो सीटें बहुत सारी देखने को मिलेंगी और 4 लोकसभा की सीटें जो आती हैं उस इलाके से, जो ट्राइबल इलाका है, वो चारों की चारों जेएमएम ने जीती हैं। चंपई सोरेन 1-2 सीटों पर कोई असर डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, ये अपना है। लेकिन जो राजनीति है वो अलग तरीके से है, अलग तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पर चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे, दोनों गठबंधनों की ये बड़ी परीक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीत के बाद एक बार फिर से मजबूत स्थिति में दिख रही है। सारा मीडिया कह रहा है
इस बात को कहना शुरू कर दिया अभी से मीडिया ने। अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या हैं पता नहीं। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हयात जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, कई दशकों का अनुभव, चंदन मिश्रा साहब झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और चुनाव विश्लेषक के तौर पर संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह एडीआर के लिए पूरे देश में काम करते हैं। संजय जी आज खजुराहो में हैं, किसी खास मीटिंग बैठक में, मेरे अनुरोध पर आज उन्होंने अभी ज्वाइन किया हमारे साथ में, थोड़ी देर ही रहेंगे। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो संजय जी से हम इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजय जी, अब जिस तरीके से हरियाणा में ऐन वक्त पर ऐसा लगा या अंदर ऐसा रहा होगा, मीडिया जैसे तमाम पोल, तमाम आंकड़े फेल हुए, 60-65 सीटें कांग्रेस को लोग दे रहे थे, 55 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा था, और कांग्रेस धड़ाम हो गई, बिल्कुल 37 सीटों में निपट गई। भारतीय जनता पार्टी 50 के करीब पहुंच गई, 48 सीटें जीती उसने। जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा था कि बहुमत के आसपास मुश्किल से छुएंगे, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीत ली। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 12 सीटें जीती थी वो 6 पर रह गई, और जो 16 सीटें जीतने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर चली गई। तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आधार मानकर आगे के चुनावों का विश्लेषण करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के दृष्टिकोण से आप क्या देख पा रहे हैं ज़मीन पर? संजय सिंह। धन्यवाद चौहान साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने रखी है, और मुझे लग रहा है कि चुनाव की तिथियों का ऐलान आज भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। हरियाणा के चुनाव में भी हम बहुत सक्रिय रूप से हरियाणा में जमीनी स्तर पर देख रहे थे, और महाराष्ट्र और झारखंड, पिछले कुछ दिनों पहले ही हम झारखंड के दौरे पे थे, हमने झारखंड को भी देखा। और महाराष्ट्र में अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन हमारी टीम ग्राउंड पे है और हम वहां से अपडेट्स हैं, हमें अपडेट्स बहुत अच्छे हमारे पास हैं। अपडेट्स अच्छे का मायने ये नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन जो परिस्थिति है उसके आधार पे मुझे देखो, ये दोनों इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है दो राज्यों की। ये दो राज्यों के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के भावी भविष्य का निर्धारण ये दो राज्यों के चुनाव के आधार पे होगा जी। और मैं आपको अगर बता दूं कि ये चुनाव भारतीय राजनीति में एक अहम हिस्सा होंगे। यदि इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के साथ आती है, तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले फिर जितने भी चुनाव हैं 2027 और से लेके और वन नेशन वन इलेक्शन तक, उतने सारे इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत ही प्रचंड माहौल बनेगा और बहुत ही सहजता होगी उनको चुनाव जीतने के लिए। और यदि इन दो चुनावों के, ये दो राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है या भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है, तो एक जो विपक्ष का लोकसभा के बाद में जो मोरल बढ़ा हुआ है, विपक्ष ने जिस तरह से अपने को खड़ा किया था, संयुक्त एक अलायंस बनाया था, वो फिर से एक बार भारतीय राजनीति में उभर के आएगा। और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों में संजय सिंह आपको हम सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट करिए। बहुत महत्व का इलेक्शन है, और इस महत्व के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब जो जमीनी स्थिति है वो जमीनी स्थिति है कि महाराष्ट्र में जो हम बात कर रहे हैं, ये अघाड़ी सरकार की, वो अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे ये है कि आज की स्थिति में वहां पे जो अलायंस है, अलायंस की स्थिति भी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी अलायंस की भी स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर हम देखें जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, जमीनी स्तर पर ये आज की स्थिति में ज्यादा मजबूत दिखते हैं। हालांकि हरियाणा के चुनाव से थोड़ा सा प्रतिकूल असर पड़ा, इससे पहले तो वहां पे जो वेव थी वो ये दिख रही थी कि राज्य में चुनाव काफी अलग तरह से होंगे। मैंने जो ये कुछ दिन पहले अभी कल ही जी में बहुत सारे साथी जो हमारे कुछ सर्वे कर रहे हैं, उन सर्वे करने वाले लोगों से जानने की कोशिश की हमने कि क्या परिस्थिति है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में इलेक्शन हरियाणा से एकदम इतर है,
महाराष्ट्र और हरियाणा के दोनों के टेम्परामेंट हाँ, में बहुत ये अंतर है। बात महाराष्ट्र का ये जो बात जो इलेक्शन है, विपक्षी दल वो के एक नेता अलग भी तरह संजय से सिंह संजय सिंह ये बात विपक्षी दल के नेता भी कह रहे हैं। अभी मैं नाना पटोले को सुन रहा था, कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि हरियाणा से इसको मत तुलना करो, हम लोग बहुत सतर्क हैं और यहाँ का चुनाव अलग है, मुद्दे अलग हैं। संजय सिंह, हाँ, तो ये टेम्परामेंट तो अलग है, और वहाँ की जो एक जिसको कहा जाए कि कास्ट, और इसके साथ साथ जो वहाँ की जियोग्राफी है, वो भी एक अलग तरह से है महाराष्ट्र में। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत ही टफ है, दोनों दलों के लिए बहुत टफ है। हालांकि अब लड़ाई का एक बड़ा अंदेशा है कि ये शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेके बहुत अच्छा हो जाए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक चुनाव विश्लेषक के नाते, कांग्रेस का जो हाई कमान है वो पूरी तरह से मूड में है कि वो किसी लड़ाई के मूड में नहीं है। स्थानीय इकाइयां, स्थानीय जो वहाँ के संगठन है, मतलब जो स्टेट पीसीसी है, वो थोड़े से सीटों को लेके कुछ पैच फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पैच को हाई कमान के स्तर पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमें इलेक्शन जीतना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं। अरे संजय सिंह, दो दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जो मेरे दिमाग में है, मैं आपकी तरफ उन्हें टॉस करता हूं। चुनाव आयोग को लेकर महाराष्ट्र सदन में मीटिंग में गया था, कुछ लोगों ने एक मीटिंग में बुलाया, तो मुझे वहां पे किसी ने बताया कि ये कांग्रेस के मौजूदा जो है, कांग्रेस में आना चाहते हैं, ये मौजूदा कुछ वहां के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस से टिकट के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और वो कांग्रेस हाईकमान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ एक साहित्य के सम्मेलन के सिलसिले में मैं गया था, महाराष्ट्रीयन साहित्य सम्मेलन में। तो मुझे जी संजय सिंह, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। मुझे लगता है कि संजय सिंह जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी स्थिति को काफी सुधारने की कोशिश की है, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को वहां के राज्य की जिम्मेदारी दी है, वो लगे हैं। हालांकि अभी भी जो परिस्थिति दिख रही है कि बहुत ही कांटे के संघर्ष की स्थिति दोनों जगह दिख रही है, क्योंकि एक धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, जो भारतीय जनता पार्टी का वहां पे बहुत बड़ी भूमिका सरयू राय की होती रही है, और सरयू राय की भूमिका, सरयू राय का फैक्टर इस बार भी चलेगा कि अगर वो अपने उम्मीदवारों को लड़ाते हैं, और वो अगर उम्मीदवारों को लड़ाते हैं तो निश्चित तौर से वो भाजपा का भी नुकसान करेंगे, और भाजपा के नुकसान के साथ साथ वो कहीं पे ये करेंगे। तो झारखंड के इलेक्शंस में अभी क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिख रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो एक तरह से, जिसको कहा जाए कि यदि सीट बंटवारे को लेकर कोई झगड़े नहीं हुए, तो वहां परिस्थितियां बहुत, आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कोई भी दल वहां भविष्य के लिए अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। संजय सिंह, दो बड़े अहम प्रश्न हैं, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद ही कह दिया कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे। ये गाना कहीं किसी फिल्म का है, मुझे बहुत नाम नहीं याद है फिल्म का, लेकिन बहुत चर्चित है। तो जो पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में या अभी हरियाणा में जो आरोप लगे आयोग के कार्यप्रणाली पर, उसको लेकर उन्होंने उसको यूं ही बस हवा में उड़ा दिया, जवाब दे दिया विपक्ष को कि भाई हम काम ऐसे ही करेंगे, आप कहते रहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको नज़र आई। दूसरा, राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि भाई मैंने अफसरों को, चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे झारखंड के हों, मैंने कह दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माण करो। कोई किसी अधिकारी या कोई व्यक्ति अगर किसी दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ये दोनों बातें क्या आपको धरातल पर उतरती दिखती हैं क्या, कि भाई चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बहुत निष्पक्ष एक बार फिर दिखने की कोशिश करेगी, और क्या वास्तव में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है जिसको लेकर हल्ला मचाता है विपक्ष? संजय सिंह, मुझे लग रहा है कि मैं एक चुनाव के विद्यार्थी होने के नाते मैं अगर आपको कहूं कि भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर असंख्य लोगों की आस्था है, और निर्वाचन आयोग के ऊपर पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ सवाल उठते हैं, हरियाणा के चुनाव में भी उठे। मुझे एक चीज, मैं बहुत ही अगर निरपेक्ष भाव से कहूं तो भारत का चुनाव कराना एक किसी भी संस्था के लिए बहुत कठिन बात है, और चुनाव आयोग अपने स्तर से कोशिश करता है, और कोशिश उन्होंने करी। इसमें मुझे जो लगता है कि वो क्षेत्रीय दलों के और या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी बहुत गलती है।
कई जगह पे मुझे लगता है कि अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट और भी निगरानी रखेगा। और निगरानी के साथ साथ सबसे बड़ी निगरानी का जो काम है वो ये है कि अभी आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अभी ये जो हरियाणा के चुनाव के बाद पॉलिटिकल पार्टियां खुद भी बहुत अवेयर रहेंगी। तो निर्वाचन आयोग को जहां पे भी त्रुटियां कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं या जिनके ग्रीवांस रिडेसल्स हैं वो उनको ठीक करने की कोशिश वो खुद के स्तर पे भी करेंगे। और अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी और मॉनिटरिंग भी मुझे लगता बढ़ेगी। लेकिन निर्वाचन आयोग के प्रति मेरा ये लगता है कि भारत के निर्वाचन आयोग को अपने पारदर्शी होने का और अधिक बंदोबस्त करना चाहिए और अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। जी, मैं चंदन मिश्रा साहब की तरफ रुख करूंगा। बहुत ही पुराने पत्रकार हैं, तमाम चुनाव देखे हैं। चंदन जी, झारखंड को लेकर लगातार चीज़ें हो रही हैं, हेमंत सोरेन जेल गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। वहाँ ज़मीनी हकीकत और मुद्दे क्या नज़र आ रहे हैं आपको कि किन मुद्दों पर वहाँ चुनाव होने जा रहा है? कोई कुछ मुद्दे निर्माण हुए, कुछ चीज़ें खड़ी हुई कि केवल यही चल रहा कि भाई ये गठबंधन वो गठबंधन, ये सब सारी चीज़ों को जाति गुणा गणित है, जैसा सारी चीज़ें चलती हैं वो सही है, या कुछ मुद्दों का भी निर्माण हुआ है? भारतीय जनता पार्टी कुछ उन मुद्दों को भी खड़ा कर पाई वहाँ विपक्ष में रह के? अनम्यूट करिए चंदन जी। अनम्यूट किया मैंने जी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में मुद्दे तो खड़े हो गए हैं जवान जी, और यहाँ पे दो धड़े में बटे हुए राजनीतिक दल हैं। संजय जी की एक बात मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, फिर बात आगे बढ़ूं। यहाँ सरजू राय जी जो हैं वह अब भाजपा के विरोधी नहीं रहे, वह जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे रही है, से 1 सीट पे सरजू राय लड़ेंगे, इसीलिए सरजू राय कोई फैक्टर नहीं है। जो 2019 की तस्वीर थी वो बदल चुकी है यहाँ पे, और वह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, इस बार होंगे। एक चीज। दूसरी मैं कह रहा था जवान जी की, ये यहाँ पे 2 जो सबसे बड़े इशू खड़े हुए हैं पिछले आप 6 महीना में देखें, जिसमें हाईकोर्ट तक मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक, वो है इन्फिल्ट्रेशन का। जो बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठियों का सवाल जो है, यहाँ झारखंड हाईकोर्ट ने जो सीमावर्ती जिले हैं झारखंड के, बंगाल से सटे हुए बांग्लादेश से, पाकुड़ वगैरह, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और दुमका, वहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट मांगी थी जिला अधिकारियों से, और इनके पास, कोर्ट के पास एक पीआईएल हुआ था, किसी ट्राइबल ने ही पीआईएल किया था कि वहां पे बड़े पैमाने पे मुसलमान आके बस रहे हैं बांग्लादेशी, और सिर्फ बस ही नहीं रहे हैं, वहां पे आदिवासी महिलाओं के साथ शादी हो रही है और बाकायदे वहां पे जमीन जायदाद पर भी उनका व्यवहार। ये लगातार पिछले कई वर्षों से आदिवासियों की संख्या घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो ये एक इश्यू तो ये है जिसको बीजेपी ने पिछले 6 महीने से जोर शोर से उठाया है, ये मुद्दा गंभीर होगा। उसके अलावा जो मुद्दे 2019 में खड़े हुए थे, जिसको लेके हेमंत सोरेन सरकार आई, उन मुद्दों को अब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। ये हेमंत सोरेन ने कई जो आश्वासन दिए थे कि मैं यहाँ पर स्थानीय नीति लागू करूंगा, मैं रोजगार नीति बनाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां बनाई है वो बिल्कुल खराब है। वो 5 साल रहे सरकार में लेकिन नहीं बना पाए, फेल हो गए। पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी, वो फेल हो गए। तो ये मुद्दे जो हैं अभी हैं सरजमी पे, और मुझे लगता है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलेंगे। अभी जो एक नया मसला खड़ा हुआ है कि महिलाओं को धनराशि देकर कैसे खुश किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में दे रही है, यहाँ पे हेमंत सरकार ने शुरू किया 2 महीना पहले कि 1000 रुपया महिलाओं के खातों में डाला जाए, 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के बीच में। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, 5 संकल्प जारी किए, उसमें से एक संकल्प ये कहा कि हम 2100 रुपया देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा 2100 रुपया देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो जहां उन्होंने कल कैबिनेट किया उसमें कहा 2500 रुपया देंगे। तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना पैसा महिलाओं खाते में भेजेगा, ये एक मसला ये है। अब दूसरी बात आ गई रोजगार की, तो रोजगार के मसले पर जितना आरोप केंद्र सरकार पर लगा, इन लोगों 5 वर्षों में लगाया कि भाई नहीं दे पाए, आज उसी डॉक पे खड़ी है हेमंत सरकार। इन्होंने कहा था कि हम हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, 2.5 लाख करीब पद खाली हैं राज्य सरकार के अंदर, और उन पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है रेगुलर। और जो हमारी रोजगार नीति है स्टेट की, वो पारदर्शी नहीं हो पाई है। जहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह पत्र लीकेज होते हैं, प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो हालत यहाँ भी है। कोई जो भी परीक्षा होती है भर्ती की, उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। अभी ताजा मामला चल ही रहा है,
इसलिए मुद्दे तो कई हैं चौहान जी, और ये मुद्दे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। बिजली पानी सड़क का तो मसला अब नहीं रहा, लेकिन मसला अब 2-3 चीजों पे है जिसपे जवाब देना पड़ेगा। एक और है चंपई सोरेन का जाना। चंपई सोरेन जिस ढंग से अलग हुए हैं, जिनको कहता है कि सरकार से उनको हटा दिया गया। हेमंत सोरेन जब आए थे जेल से बाहर, लगा था कि इनको चुनाव तक कंटिन्यू करेंगे और खुद चुनावी अभियान में भाग लेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक सप्ताह के अंदर सारी रणनीतियां बदली गई और चंपई सोरेन को उन्होंने 2 कार्यक्रम में तो जाने ही नहीं दिया। एक कार्यक्रम ऐसा था जिसमें उन्हें जो शिक्षक भर्ती होनी थी उसका पत्र बांटना था, नियुक्ति पत्र। अब वो सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, समियाना टेंट लग चुका था, उम्मीदवारों को सूचना मिल चुकी थी, और वो क्या हुआ कि उसे रोक दिया गया और चंपई सोरेन को दरबदर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया सरकार से। तो वो एक मसला था। बाद में चंपई सोरेन कैबिनेट में शामिल हुए हेमंत के, लेकिन वो हटे तो बीजेपी उनको लेकर आई या वो खुद बीजेपी में गए, ये दोनों के बीच कभी करना। लेकिन जहां जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है, कम से कम कोल्हान के इलाके में, वहां वो असर डालेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और वो संताली हैं, संताल के इलाके में भी उनकी सभाएं कई हो चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि मुसलमान ये जो घुसपैठियां हैं वो झारखंड में आदिवासियों की संख्या घटा रही हैं। तो ये एक मसला गंभीर है। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं मिश्रा जी ने। लेकिन बीजेपी की जो नैया है वो वही जो पैन इंडिया है, हिंदू मुस्लिम, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, इसी पर झारखंड में भी मुझे लगता जो उनकी पूरा दारोमदार है इसी पर टिका हुआ है। चंपई सोरेन की आस भी थोड़ी बहुत है। अभी चंदन जी कह रहे थे कि चंपई सोरेन को एकदम सरकार से बाहर कर दिया गया। खबर तो ये भी थी कि हेमंता बिस्व शर्मा ये कुछ बड़े काम चंपई सोरेन ने निपटा दिए थे और लगातार भाजपा के संपर्क में थे, और इसीलिए हेमंत सोरेन ने उन्हें रुखसत कर दिया, या ऐसा रुखसत होने के लिए ऐसा माहौल बनाया। एक ब्रेक, उसके बाद फिर चुनाव पर चर्चा ये जारी रहेगी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा हो गई। उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीटें भी भरी जाएंगी, उसके लिए भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है। देश में कुल 47 विधानसभाएं और 2 लोकसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, और इसके अलावा 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले संजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे चुनाव विश्लेषक के तौर पर, बहुत धन्यवाद। संजय सिंह हमारे साथ नहीं हैं। रुख दिनेश शर्मा की तरफ करेंगे, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अभी संजय सिंह ने बहुत सारी गणित बताई, मुझे लगता कुछ संकोच वो कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से 23 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था लोकसभा के चुनाव में, और एक तरीके से ये यूँ कहें कि बिल्कुल बहुत भारी डेंट लगा था, जैसे उत्तर प्रदेश में लगा, जैसे हरियाणा में लगा, जैसे राजस्थान में लगा, उसी तरह महाराष्ट्र में बड़ा डेंट लगा था। इंडिया गठबंधन ने बड़ा डेंट दिया था। तो क्या जो लोकसभा की स्थितियां हैं उनको लेकर क्या अभी भी वो टेम्पो बना हुआ है? विधानसभा पर ये सब सारी चीज़ें लागू होंगी? हरियाणा में क्या कुछ असर डालेगा? और जो महाविकास आघाड़ी में क्या सीएम के चेहरे को लेकर नहीं बवाल होगा आपस में कि भाई उद्धव ठाकरे को पहले घोषित किया जाए कि बाद में घोषित किया जाए, जबकि शिवसेना चाहती है कि उद्धव ठाकरे सीएम का कैंडिडेट हों? और एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि जो बाला साहब की विरासत है, अब असली जो टेस्ट है वो तो विधानसभा ही है कि बाला साहब की विरासत किसके पास रहेगी। दिनेश जी। जी, मैं पहले आपको तो ये बता दूं, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं पहले बता दूं कि जो हरियाणा में चुनाव हुआ था उसके पहले जो यहाँ की जो आबोहवा थी महाराष्ट्र की, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के एकदम आप कह लें तो तैयार थी। जैसे ही हरियाणा की चुनाव के नतीजे आए और महायुति को ऑक्सीजन मिल गई कि हरियाणा में जो चुनाव का जो परिणाम आया तो महायुति को इस महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मिल गया।
ऑक्सीजन मिलने का कारण भी ये रहा है कि 228 सीटों में से 218 सीटें इनके पास है, जिसमें से 106 सीट बीजेपी, 40 सीट शिवसेना शिंदे, 40 सीट एनसीपी अजित पवार, और उसी के साथ में एक महत्वपूर्ण पार्टी है बीबीए, बहुजन विकास अघाड़ी, जिनके पास 3 सीट जीती हुई है और उन्होंने उस चुनाव में 8 से 10 सीटों पे डेंट किया था और अदर मिलाकर के 12 है। तो अब इनके अंदर एक ऑक्सीजन आ गया है। अब चुनाव आपको भी पता है, सबको पता है, देशवासियों को पता है कि बीजेपी और उसके सहयोगी हर समय चुनावी मूड में रहते हैं। और चुनाव का कोई भी इलाका हो, कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, लेकिन वो उस चुनाव से पीछे हटते नहीं है, वो युद्ध की तैयारी करके लड़ते हैं। जैसे सिकंदर हर देश को जीतता हुआ आता था, वैसे बीजेपी कर रही है। तो ये चुनाव भी इनके लिए, मैं अगर कह लूं, अभी तक तो आसान नहीं था, लेकिन अब आसान हो चला है, क्योंकि महाअघाड़ी ने अभी तक अपना सीएम फेस क्लियर नहीं किया है। वहीं बीजेपी और ये जो मिली शिव शिंदे है और ये एनसीपी अजित पवार है, इन लोगों ने एकनाथ शिंदे के साथ जाना तय कर लिया है कि हम एकनाथ शिंदे को सीएम फेस बनाकर इस चुनाव में रखेंगे। 2.5 साल तक उन्होंने जो सरकार चलाई है उसका बेनिफिट भी मिला है। और एक बात अभी आप कुछ कह रहे थे कि लोगों का काम है कहना, मैं सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी, तो उसमें मुझे कहना भी है कि शायद उन्हें ये भी एक लाइन कहना चाहिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मुझे जो करना है मैं तो करूंगा ही। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना, और वो फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। ये दोनों बातें कैसे संभव हैं? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो रही थी। जी, वही मैं कह रहा था कि उनको शायद साथ में ये कहना भी चाहिए था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी, तो एक चीज मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में, दिनेश जी को मैं रोकना चाहूंगा, एक लाइन में सिर्फ जोड़ूंगा इस पे। चर्चा तो इस पे हो रही है, लेकिन एक चीज मजेदार होती है बात दुर्गेंद्र जी, कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां सवाल कभी खड़ा नहीं होता चुनाव आयोग का। जहां देखिए हारेगी वहीं पर सवाल खड़ा करेगी। आप जम्मू कश्मीर में उसी आयोग ने चुनाव कराया और देखिए वहां पे कांग्रेस जीती या उसके संगठन, उनके जो साथी दल हैं जीते, वहां एक बार भी नहीं कहा कि वहां पर गड़बड़ है। जहां हारेगी कांग्रेस वहां होती है। पता नहीं ये क्यों ट्रेंड है। हाँ, ये ट्रेंड बना लिया गया है। और मुझे लगता है कि अब नहीं सर, मैं इस बात पे आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस ने क्या कहा या किस पार्टी ने ईवीएम को दोष दिया या वहां वो जीत गए वहां वो हार गए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जी ने जो बात कही है कि प्लेइंग 11 फील्ड तैयार करके रखेंगे, मैं उस बात के ऊपर कह रहा हूं कि उन्होंने इस बात को अच्छे ढंग से कह तो दिया, लेकिन ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और इस स्टूडियो में बैठे हुए चौहान जी को भी पता है कि इन्होंने 8 दिन पहले ये कहा था कि जैसे ही नवरात्र का दिन खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम चुनाव की घोषणा करेंगे, और वो दिन था सोमवार का। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं, शायद आप ध्यान दीजिएगा। तो सोमवार निश्चित किया गया था कि निश्चित को चुनाव आयोग घोषणा करेगा। तो अब देखिए सोमवार चले गया, क्योंकि इनको वॉकओवर दिया गया एक दिन का। जी, एक दिन का वॉकओवर दिया गया। एक दिन के वॉकओवर में एकनाथ, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शिंदे सरकार ने बहुत बड़ा गेम कर दिया। इन्होंने गेम ये किया कि जितने महाराष्ट्र में लगे हुए मुंबई की तरफ आने वाले टोल टैक्स है जी, उस टोल टैक्स को उन्होंने फ्री कर दिया। जी, 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 उन जगह पे 2 से 2.5 लाख रोज 4 व्हीलर छोटी गाड़ियां गुजरती हैं सटे हुए जिलों से, थाने से लेकर के, पालघर से लेकर के, वासी से लेकर के, इन्होंने उनको फ्री कर दिया। क्योंकि ये वॉकओवर दिया गया तो इन्होंने इसके ऊपर छक्का मारा है। हाँ, और आज कुछ वो कह भी रहे थे कि भाई वो मतगणना भी बृहस्पतिवार को है, कुछ वो इशारा भी कर रहे थे। वो मुझे लगता है विपक्ष को अब टॉन्ट भी करने लगे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन देने लगे हैं राजीव कुमार जी। मैं उत्तर प्रदेश पर आऊं, हयात उमर साहब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष शर्मा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ वो जुड़ते हैं, वैसे एनालिस्ट हैं। मनीष शर्मा जी को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उनको वही कहता हूँ। स्वागत है मनीष शर्मा। हम सीधे रुख अब कर रहे हैं, हयात उमर साहब का वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश से। हयात साहब,
भाई मिल्कीपुर छोड़ दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं हार के डर से ऐसा कर रहे हैं, और वजह है कि साहब जो अवधेश प्रसाद ने 22 में जो चुनाव लड़ा था उसमें जिस वकील से हलफनामा कराया था उस वकील का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। तो जी। ये क्या क्या मसला है, क्या झंझट है? मतलब क्या अभी यूपी में बीजेपी के लोग मुतमईन नहीं है क्या, या बहुत ही मुतमईन है कि ठीक है 9 को 9 करा लेते हैं, 9 के 9 जीत लेते हैं, या अयोध्या की जो सीट मिल्कीपुर है उसको लेकर कुछ संशय वाली स्थिति रही? क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक तो तकनीकी पहलू है ही है जो चुनाव आयोग ने बताया कि उस पर चूंकि हाईकोर्ट में रिट दाखिल है, उस वजह से उस पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट उस पर फैसला नहीं कर देता है फिर उस पर घोषणा की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही शाम को इधर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके शायद 1-2 घंटे बाद ही गोरखनाथ बाबा जिन्होंने रिट दाखिल कर रखी हाईकोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि हम वो अपनी रिट वापस ले लेंगे। जी जी। संभवतः कल या परसों में वो रिट अपनी वापस भी ले लेंगे। अब उसके बाद चुनाव आयोग का रुख क्या रहता है, वो सभी के साथ चुनाव कराता है या ये चुनाव होने के बाद 15 दिन 1 महीने के बाद कराता है, ये अब तो चुनाव आयोग के ऊपर है। लेकिन यहाँ कुछ बातें और महत्वपूर्ण है जिन पे बिंदु है जो अभी हमारे और भी साथियों ने उठाए, वक्ताओं ने उठाए, उन पर फिर चर्चा करेंगे हम। देखिए, एक तो चीज ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव को, क्योंकि वक्त केंद्र में इन पूरे चुनाव में झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव लोकल लेवल पर जरूर सरकार के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई व्यापक असर नहीं पड़ने वाला। जी जी। अगर 10 की 10 सीट भाजपा जीत भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर 10 की 10 सपा भी जीत जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 3 साल अब चुनाव को निकल चुके हैं और अगले 2 साल के 1-1.5 साल रह जाएगा, उसके बाद फिर से नए चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी उपचुनाव माना जाता है कि सत्ता के फेवर में रहते हैं, हमेशा जो भी सरकार रहती है उसके फेवर में रहते हैं, ये माना जाता है। फिर भी मिल्कीपुर को चूंकि एक अयोध्या से जुड़ी सीट है, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जीतने के बाद सबसे ज्यादा अयोध्या की सीट को ही प्रचारित किया था कि आपने जहां पर इतना मंदिर को लेकर जितना आपका पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, पूरी पार्टी खड़ी हुई, उसके बाद पूरी राजनीति आपकी टिकी रही उसके ऊपर, और वहीं से आप वो सीट हार गए। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि परसेप्शन जो है वो खराब ना होने पाए, बनने ना पाए, धारणा खराब ना होने पाए, और मिल्कीपुर सीट किसी भी तरह से जीती जाए। भले बाकी सीटों पे अगर हम 1-2 जगह कहीं हार भी जाते हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और सपा की उधर कोशिश होगी कि जो अयोध्या का उन्होंने परसेप्शन बनाया है वो बना रहे और मिल्कीपुर सीट भी साथ के हाथ जीत जाए। जी। अब ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो महाराष्ट्र का चुनाव, जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। और हरियाणा के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देगा, मैं यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहा हूँ, बहुमत, जी, जीत नहीं, जी। तो भाजपा को बहुमत मिलने के बाद यह आवाज हमारे भी साथी ने सही कहा कि अब महायुति के महाराष्ट्र में हौसले बुलंद हो गए जी। लेकिन जहां तक हरियाणा से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम महाराष्ट्र में नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और हरियाणा के मुद्दे बिल्कुल अलग थे। एक तो बात ये, और दूसरी बात है कि भाजपा को बहुमत जरूर मिला है लेकिन कोई बड़ी जीत नहीं हुई है। अब मैं अभी इलेक्शन आयोग के आंकड़े देख रहे थे कि भाजपा को 8 सीट का फायदा हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव से। इन विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा को 8 सीट का फायदा हुआ है और कांग्रेस को 6 सीट का फायदा हुआ है। जी, कांग्रेस नुकसान में नहीं गई, कांग्रेस को भी 6 सीट का फायदा हुआ है। भाजपा का जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो 3.45% बढ़ा है हरियाणा में, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत 11 बढ़ गया। रिवाइव करा है भाजपा से मुकाबले 3 गुना ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा है भाजपा से मुकाबले, और दोनों के मतों में अंतर जो है वो 0.94% का है मात्र। 0.94 के परसेंट की वजह से भाजपा का जो सीट प्रतिशत है वो सीटें 8 बढ़ गई और
कांग्रेस की पिछड़ गई, और उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे हार जीत का फैसला 2000 वोटों से कम पे हुआ है। जी। तो आप भाजपा में वहां पे सरकार जरूर बना ली है, बहुमत के लायक सीटें जरूर पा गई है, लेकिन जिस सफलता को उसको बड़ी सफलता माना जाए, ये नहीं मान सकते। हाँ, इसमें जरूर मानते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी को परास्त करने में बहुत कामयाब रहे, वरना शायद नतीजे बहुत बुरे होते। तो इस मामले में भाजपा की यह सफलता भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ठीक इसके उलट हुआ है। भाजपा को जम्मू रीजन में तो अच्छी सीटें जरूर मिल गई, लेकिन कश्मीर में बुरी तरह से, घाटी में उसे बुरी तरह से नाकामी हुआ है। अब हम महाराष्ट्र के चुनाव पे आ जाएं, तो महाराष्ट्र में जहां तक मेरी जानकारी और मेरी जहां जितनी स्टडी है उसके हिसाब से, एक तो अभी जो नया पिछले 1 महीने से कह सकते हैं एक नई चीज शुरू हुई है, जो हमारे योगी जी ने शुरुआत की कि बटेंगे तो कटेंगे। जी। फिर जी। इस चीज को रिपीट किया हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने भी इस चीज कहा, और फिर अभी लेटेस्ट दशहरे पर अपने संबोधन में भागवत जी ने भी इसको कहा। ये भागवत जी ने मंत्र फूका था, ये भागवत जी ने कान में मंत्र फूका होगा, वो थोड़ा लेट आया, भागवत जी तक लेट आया, लेकिन मंत्र उन्हीं का था ये। जी जी। तो क्या अब इसका बटेंगे जो कटेंगे का जो मामला है, बटेंगे तो कमजोर पड़ेंगे, तो क्या इस बटेंगे वाले सवाल पर महाराष्ट्र में जो हिंदू वोटर है जिसके लिए कहा गया है ये, वो गोलबंद हो पाएगा, या वो जातियों में, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित फोर्स एक बड़ी जाति है, वो चुनावों का पूरा नतीजा पलट सकते हैं। तो और या महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का सवाल जो है, जिसमें लेकर जरांगे अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं जी। क्या मराठी अस्मिता को छोड़ करके हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटर लौटेगा? अगर ये चीज हो गई तब तो ये माना जाएगा कि महायुति को इसमें जबरदस्त सफलता मिलने जा रही। लेकिन जो ये बटेंगे और कटेंगे वाला फार्मूला वहां नहीं चला, ये नारा वहां कामयाब नहीं हुआ, मराठी अस्मिता पर वोट पड़ा। उधर मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में आप ये देखिएगा कि एनसीपी से जो धड़ा अलग हुआ, नहीं अजीत गुट, वो ऑलमोस्ट लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि वो उसका कोई प्रभाव रह नहीं गया है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे से जो वो शिवसेना से जो गुट अलग हुआ, जो आपका एकनाथ शिंदे जी वाला गुट है, उसको बराबर की सफलता मिली है आपके उद्धव गुट के मुकाबले। तो सवाल यही पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, जिसमें मूल रूप से स्थानीय मुद्दे ही काम करेंगे, क्या महाराष्ट्र की जनता असली उद्धव, असली शिवसेना उद्धव गुट को मानेगी या एकनाथ शिंदे को मानेगी? ठीक बात है। असली एनसीपी वो पवार जी को मानेगी या अजीत जी को मानेगी? और सबसे बड़ी बात है कि आज एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे जी को अगला मुख्यमंत्री घोषित करते हुए चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और इस पर जनता का रिएक्शन क्या होगा? या क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपने किसी चेहरे पर चुनाव लड़ाने के लिए उद्धव जी को आगे करेगी या नहीं करेगी? महत्वपूर्ण चीजें ये होंगी और चुनाव इन्हीं पर ही पूरा डिपेंड करेगा। ठीक बात है। महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, काफी देर से लगभग 40-45 मिनट से हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। महेंद्र सिंह, क्या ये 2 राज्यों के चुनाव, जैसा कि अभी बाकी लोग कह रहे हैं, हरियाणा जीत लिया बीजेपी ने, जम्मू कश्मीर में कोशिश की थी बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कि भाई सरकार वहाँ बने, लेकिन एक बड़ा फैक्टर घाटी है, वहाँ इंजीनियर रशीद जैसे 2-4 ऐसे लोग थे जिनसे भाजपा को बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे और कुछ परिदृश्य बदलेगा, फिर 5 नॉमिनेटेड एमएलए और बहुत सारा गुणागणित था, लेकिन वहाँ नहीं चल पाया। लेकिन हरियाणा में गुणागणित असेसमेंट बढ़िया चल गया। ये कहा जा रहा था कि इन जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे, हम लोग सारे लोग भी कह रहे थे कि एक साथ ही होंगे, लेकिन वो अलग अलग हो रहे हैं। 2 के परिणाम आ गए, 1-1 से बराबरी है। लेकिन अगर इनमें भी कहीं 2-1 हो गया या 1-1 हो गया, तो क्या केंद्रीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देख रहे हैं इस तरह का
क्योंकि आप दिल्ली में हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या केंद्रीय राजनीति में फ़र्क पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी के कद और पद में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी दुर्गेश जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने, खासतौर पर बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई, जम्मू कश्मीर को लेकर के हो या हरियाणा को लेकर के हो, और वो कामयाब रही। और 4 राज्यों का एक साथ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, वो भी एक स्ट्रेटजी थी। तो वो स्ट्रेटजी बीजेपी की कामयाब रही और उन्होंने काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी कर दिया हरियाणा में। और कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जिसकी वजह से वो हारी हुई बाजी को जीत कर ले आए और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। केंद्रीय राजनीति में इस तरीके से फर्क पड़ेगा क्योंकि अभी आने वाले समय में एक देश एक चुनाव का मामला होने वाला है, जो 2029 माना जा रहा है कि तब शायद होगा या उसके अगले वाले चुनाव में होगा। लेकिन तब तक कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करनी है वो करनी है। उसमें यह है कि कुछ ऐसे संवैधानिक संशोधन है जिनको राज्यों से पास कराना जरूरी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो पंचायत चुनाव है, वहां पर जो राज्य का चुनाव आयोग है वो करता है, तो उनके अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास देने हैं। और ऐसे तमाम और कुछ चीजें हैं जो अमेंडमेंट जो सुझाए गए हैं वो करवाने हैं। कुछ अमेंडमेंट तो केंद्र सरकार खुद कर लेगी, लेकिन कुछ हैं जो राज्यों से करवाने हैं। तो अगर राज्यों में सरकारें ज्यादा रहेगी तो आसानी हो जाएगी वो चीज करवाने में। तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर के। दूसरा, जो एक कहा जा रहा था कि 2029 से पहले मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, ये अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 2029 में भी मोदी ही कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। ये एक तरीके से कहा जा सकता है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि फिर ये बात आएगी कि अभी मोदी में दम है, अभी मोदी जी में इतनी दम है कि वो चुनाव जिता के ला सकते हैं जी। तो एक तरीके से मोदी जी का जो पर्सनल एक ऑरा है, पर्सनल एक उनकी अपनी प्रेजेंस होती है, अब कहीं भी जाते हैं चुनाव में, तो वो एक बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। और दूसरी एक चीज ये रहेगी, इससे आरएसएस का जो दबाव है उनके ऊपर वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 2 बातें एकदम साफ हो जाएंगी इन 2 चुनावों से। अब ये है कि क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र खासतौर पर बहुत ज्यादा इशू है वहां पर। और महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये जीत गए तो निश्चित तौर पर आगे की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो गुटबाजी का शिकार है, अपने अंतर कलह में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, वो और ज्यादा अंतर कलह में फंस जाएगी। हरियाणा में बहुत बुरा हाल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के पहले स्टेट प्रेसिडेंट, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए थे, ऐसे तमाम लोग गए थे। और अगर ये कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा कांग्रेस का, ये मेरा आकलन है। अब वहां पर 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कुछ में बीजेपी प्लस में और कुछ में महाविकास आघाड़ी प्लस में है। जैसे कि एक मुद्दा ये है कि जो मनोज जरांगे आंदोलन कर रहे हैं कि भाई सारे मराठाओं को कुंजी जाति में शामिल कीजिए और उनको रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि वहां पर मराठा के एक सब खास कुंजी है जिनको रिजर्वेशन मिलता है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और करीब मराठा वहाँ 30-35% के आसपास आबादी है, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल आबादी है, पॉलिटिकली बहुत जागरूक आबादी है। तमाम मराठा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, बहुत सारे, मतलब 50-60% मराठा विधायक वहां पर चुन के आते हैं। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल वो है और वो आबादी जो है बहुत प्रभाव डालती है। बीजेपी इस पे देना चाहती, लेकिन कोर्ट से वो रद्द हो जाते हैं। तमाम चीजें हैं जिस तरीके से देना चाहिए वो नहीं दे पा रही रिजर्वेशन, ये मुद्दा है। और अभी 3-4 दिन पहले मनोज जरांगे ने कहा भी है कि अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं देती है, खासतौर पर अगर पुअर मराठास को रिजर्वेशन नहीं देती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जरांगे का प्रभाव है तमाम इलाकों में, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक मुद्दा ये है जो बीजेपी को डेल्ट कर रहा है, लेकिन इसी के लिए बीजेपी ने जो विमुक्त जनजातियां हैं जिनको लेकर के स्टैंड लिया हुआ है, वो उसको फायदा देगा। वहां पर 12% वो जातियां हैं, वो एक जैसे हरियाणा में जो जीतता है, बहुत बड़ा कारण है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जीते, वो वही है कि दलित के अंदर सब कैटेगरी करके विमुक्त जनजातियों को जो आरक्षण की बात है वो मिली है। तो ऐसे ही वहां पर वो भी एक मुद्दा है और वो
बहुत साइलेंटली काम करेगा, वो बीजेपी के पक्ष में है। दूसरा, महिलाओं के लिए जो बात कही गई है अभी, इसके अलावा ओबीसी क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है, जिसका 8 लाख से 15 लाख करने की का प्रॉमिस किया गया है, ये मुद्दा निश्चित तौर पर काम करेगा, क्योंकि देश भर में अभी ओबीसी राजनीति का दौर चल रहा है, और जो व्यक्ति ओबीसी राजनीति को और दलित राजनीति को जो पार्टी साध लेगी, वो निश्चित तौर पर ठीक है, विनिंग फार्मूला है। बड़ी बात। महेंद्र सिंह ने एक एंगल दे दिया इस चर्चा को। चर्चा अंतिम चरण में है और मुझे लगता है 1-2 मिनट का समय बचा है मेरे पास। मैं मनीष शर्मा को ले लेता हूं चर्चा में। मनीष जी, अभी महेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जो ओबीसी और दलित इनको जो साध लेगा उसकी नैया पार है, चाहे झारखंड हो चाहे यहाँ हो। जिस तरीके से ओबीसी और जो दलितों को लेकर राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने जिस तरीके से एफर्ट डाले, उसका परिणाम लोकसभा में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन क्या एक हरियाणा की हार को ये मान लिया जाए कि सारी राजनीति का परसेप्शन बदल दिया हरियाणा ने, जबकि इतना बड़ा स्टेट नहीं है वो? मनीष शर्मा। हाँ जी, बिल्कुल। हरियाणा का जो मसला है वो बस इतना पहले समझ लेना है कि उससे इतना ही हुआ है बीजेपी के लिए कि वो डूब रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था लोकसभा के बाद, बहुत घिर गई थी चौतरफा। तो हरियाणा से बस इतना ही हुआ है कि उनके कार्डर में थोड़ा मोराल उनका थोड़ा हाई हुआ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस मोराल के साथ वो महाराष्ट्र के चुनाव को, झारखंड के चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन इसको समझना है कि ये जो मुद्दे थे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लिए या झारखंड के लिए जो लोकसभा में चल रहे थे, उसमें कोई नया डेवलपमेंट बीजेपी ने नहीं किया। जैसे हरियाणा में उसने केवल जो है उसने बड़ी बात ये हो गई कि कांग्रेस का जो आपस का जो अंतर्विरोध था और जो उसकी पहचान वहां उल्टी बन गई, लोकसभा से में जो उसकी पहचान सामाजिक न्याय के चैंपियन की तरह बनी थी, हरियाणा में उसकी पहचान अपने ही कारणों से वो जाट राजनीति के सेंटर में चली आई और गैर जाट विरोधी साबित होने लगी। यानी कि आप देखेंगे कि लोकसभा में जिस सामाजिक न्याय की चैंपियन कांग्रेस थी, विधानसभा हरियाणा में सामाजिक न्याय की चैंपियन एक तरह से वहां बीजेपी उभर के आ गई। इस बात को लोगों ने आमतौर पर उस तरह से समझा नहीं। ये एक राजनीति में वहां बड़ा शिफ्टिंग हुई और इस बात को कांग्रेस संभाल नहीं पाई आमतौर पे। और जाट का भी उसको बड़ा हिस्सा, ऐसा नहीं है कि जाट का भी एक बड़ा हिस्सा उसको नहीं मिला अंततः। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कोई परिवर्तन होता हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि जो मराठा, दलित और माइनॉरिटी का जो बड़ा चंक जो है विकास महाअघाड़ी के साथ खड़ा हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन होता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। उसमें कोई नई बात अभी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं दिख रही। और इसलिए मेरा मानना है कि वहां हरियाणा से बहुत कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा है। वहां की राजनीति को बदलना, जैसे हरियाणा की राजनीति को बीजेपी ने बदल दिया और वो खुद सामाजिक न्याय की चैंपियन बन गई, वहां वो ऐसी स्थिति अभी तक महाराष्ट्र में हमको नहीं दिख रही है। और दूसरी बात आपसे उसी तरह मैं झारखंड के लिए साथ में कह दूं कि पिछली बार भी 30 जनजाति सीटों में से 28 सीटें बीजेपी हारी। आप इसको समझिए। और झारखंड में अगर इस इशू को वहां आदिवासियों में भाजपा को लेकर के एक बाहरी तत्व के बतौर, एक वहां उनके लोकल कानूनों को ध्वस्त करने के बतौर, उनके संस्कृति, उनके जमीन पे कब्जा करने के बतौर, ये उसकी एक छवि नहीं। मनीष शर्मा, अभी चंदन जी कह रहे हैं कि भाई वहां घुसपैठिए घुस रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के लिए नैया ये पार कर सकता है। नहीं, आदिवासियों ने इस बात को नकार दिया है। बीजेपी ने कोशिश की है बनाने का, लेकिन आदिवासियों ने इस मुद्दे को नकार दिया है और बीजेपी को खतरा के बतौर देखते हैं। वो बांग्लादेशी किसी एक ऊपर से थोप दिया गया है जो विचार, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है, वह बांग्लादेशी के बजाय वो बीजेपी को खतरा देखते हैं अपने जीवन के लिए। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो उन सीटों पे, और वही तय करेंगे झारखंड में, ठीक है, वही जो सामाजिक न्याय का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में वही तय करेगा। इसलिए हरियाणा महाराष्ट्र नहीं होने जा रहा, हरियाणा झारखंड नहीं होने जा रहा। ठीक बात है चंदन जी, बस ठीक है, आपने क्लियर कर दिया कि हरियाणा महाराष्ट्र नहीं हो रहा, हरियाणा झारखंड नहीं हो रहा। चंदन जी बोलिए जल्दी से। बात का खारिज करता हूं कि वहां कोई आदिवासी ने ऐसा नहीं कहा है कि उनको मुसलमानों से खतरा नहीं। वहां पे आदिवासी के बड़े नेता चंपाई सोरेन बाकायदा उस इलाके में, और वहां के एक आदिवासी ने पीआईएल किया है
इसने कहा है कि पूरा का पूरा आदिवासी इलाका जो बाहरी मुसलमान है उनसे आच्छादित हो चुका है। और रिपोर्ट ने बाकायदा जो मांगा है रिपोर्ट, जहां वहां के जिलाधिकारियों को हालत खराब है कि रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक बात है। इसलिए ये इनका कहना, मनीष शर्मा जी का, कि वहां आदिवासियों का कहा है भाजपा से खतरा है, इनकी बात को मैं खारिज करता हूँ 100%, क्योंकि इनको यह जानकारी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मनीष जी जल्दी से, मनीष जी एक रिएक्शन छोटा सा, भी मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। मनीष जी बोलिए। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वास्तविक क्या बात है मैं कह नहीं रहा हूँ, भाई साहब जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि नैरेटिव ये बना हुआ है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। वो हाईकोर्ट केस को देख रहा है, नैरेटिव तो सवाल ही नहीं है उसका जो है, और उसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिणामों में वो दिख रहा है कि 30 में से 28 सीट बीजेपी हार जाती है। मैं बस आपको तथ्य के साथ पेश कर रहा हूँ कि नैरेटिव क्या बना हुआ है झारखंड में, इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया चंदन मिश्रा जी, मनीष शर्मा, दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह, संजय सिंह, हयात उमर साहब और तमाम उन दर्शकों का आभार जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, अपनी राय भी कुछ बनाई होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये दो राज्य के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। उपचुनाव तो कहा जाता है सत्ता पक्ष भी जीतता है और विपक्ष भी जीतता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी एक, अभी सारे वक्ताओं ने हालांकि ज़्यादातर ये कहा है कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम एक नैरेटिव सेट करेंगे, एक अवधारणा, एक धारणा जरूर बनाएंगे। नमस्कार।